Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying the novel To the Lighthouse. Today we are going to study another important question, which is use of symbols. You know, symbols are used to define objects. It enhances the understanding. So Mrs. Wolf also uses different novels to lay bare the psyche or spirit of her characters. This novel is very much different from traditional novels, which are only record the events of the characters. But To the Lighthouse is about the psyche and the inner spirit of the characters. There are 5 important symbols in the novel. Number 1, the sea. Number 2, the lighthouse. Number 3, Lily Briscoe's painting. Number 4, the window. And the last one, the personalities of Mrs. and Mr. Ramsay. Yes, these 2 important characters, as I always mention that these are the most important characters of the novel. So the personalities of Mrs. Ramsay and Mr. Ramsay are also used symbolically. These all symbols are woven together. Along with there are some other less important symbols, but here we will discuss first the most important symbols which I mentioned earlier, and these all symbols are used to define the art of life. The novel is really about the art of life, and we have already studied the question relation of art to life. Let me begin the first symbol, the sea. समंदर के साथ हमारा वास्ता इस नावल के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक रहा है। चूँकि जिस आइलैंड के ऊपर ये लोग आबाद हैं, यानी छुट्टियां गुजारने के लिए आए हैं, जहाँ जिस घर के अंदर उस स्टेज को सजाया गया है, वेयर these characters perform their drama of life. So that island is also situated on the shore of an island of a sea. So समंदर के साथ ये राब्ता रहा। लाइट हाउस जहाँ वाक़ है वो भी जो है वो समंदर के साथ के किनारे पर है। और लास्ट सीन के अंदर भी यही दिखाया गया है कि मिस्टर रामसे, कैम और जेम्स जो हैं वो भी लाइट हाउस की तरफ समंदर के रास्ते आ रहे हैं। अब बात है कि समंदर किस चीज़ को शो करता है। इट सिम्बलाइजेज द एटर्नल फ्लक्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। एक वक़्त 2 तरह से है। एक वक़्त तो वो है जो एक्सटर्नल टाइम है, विच इज़ कॉल्ड क्लॉक टाइम, घड़ी का वक़्त है। आप बाहर देखते हैं, सूरज तुलू होता है, सूरज गरूब होता है, मौसम बदलते हैं, सब कुछ होता है। ये जो एक्सटर्नल फ्लो ऑफ टाइम है, और द एक्सटर्नल फ्लक्स ऑफ टाइम है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड द क्लॉक टाइम और द मैकेनिकल टाइम, इट इज़ ऑलवेज in flow and we can't stop it. We don't have authority to stop it. Another is the internal time, which is the time of mind, psychological time. It is divided into 3 parts, which is consciousness, subconsciousness, and third one, and which is unconsciousness. सो कॉन्शियस मैं हमेशा कहता हूँ सब कॉन्शियस के अंदर जो पास्ट इवेंट्स हैं, द पास्ट इज़ प्रेजेंट देयर एंड द प्रेजेंट इज़ द कॉन्शियसनेस। सो ये जो सी है, समंदर है, ये एक्सटर्नल फ्लक्स ऑफ टाइम और लाइफ, जिस तरह ज़िंदगी का ताल्लुक एक्सटर्नल फ्लो ऑफ टाइम के साथ है कि ज़िंदगी एक दिन हम पैदा हुए हैं और हम इसे कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते और एक वक्त आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगी। तो ज़िंदगी ये 2 जो वक़्त की कैद हैं, सरहदें इनके अंदर कायम है।
और यही वक्त फ़्लो करता जा रहा है। To Mrs. Ramsay at one moment, it sounds soothing and consoling like a cradle song. एक दफ़ा तो समंदर के अंदर दो क्वालिटीज़, आपने वो ड्रामा भी पढ़ा, द सी को पढ़ा, उसके अंदर उसकी द टाइटल ऑफ द सी के अंदर यू मे हैव स्टडीड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सी, बिकॉज द सी इज़ इटसेल्फ अ लाइफ। समंदर खुद एक ज़िंदगी है, क्योंकि उसके अंदर ज़िंदगी पाई जाती है। तो समंदर की मुख्तलिफ़ हालतें हैं जिनके अंदर वो चीज़ आती है। अगर आप देखें आम दिनों के अंदर तो समंदर जो है वो बिल्कुल सूदिंग है, सुकून देने वाला है और स्मूथ रनिंग है ऑफ वाटर है। और कभी 14वीं का चांद आता है तो मदो जज़र उसके अंदर आता है, उसके अंदर द वेव्स ऑफ द सी दे जस्ट लिफ्ट हाई and that is the upward and lower nodes of those waves। तो वो समंदर के अंदर शोर बरपा होता है और कभी ये उससे भी ज़्यादा तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो समंदर घुराता है, बहुत होता है। तो ये मुख्तलिफ़ शक्ल होती हैं समंदर की। तो समंदर जिस तरह ज़िंदगी बख्शता है कि मछेरे उसके अंदर जाते हैं, उससे मछलियाँ भी हासिल करते हैं, और ये ज़िंदगी को इट्स आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव फोर्स, ये ज़मीन ज़िंदगी को तबाह बर्बाद भी करता है। मिसिस रामसे को भी इसी तरह कभी ये लगता है इट्स अ सूदिंग एंड कंसोलिंग, बिल्कुल ये सुकून बख्श कर रहा है और ये जिस तरह तसल्ली देने वाला है। एंड सम अदर मूवमेंट इट्स लाइक अ घोस्टली रोल ऑफ ड्रम्स रिमोर्सलेसली बीटिंग अ वार्निंग ऑफ डेथ। और दूसरी तरफ उसे लग रहा है कि जिस तरह कोई शख्स ड्रम्स को ज़ोर के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ वो बजा रहा है और एक नकारा बजा रहा है कि ज़िंदगी मौत की वो वार्निंग दे रहा है। ये अमूमन जो बादशाह की तरफ से पैगाम भी लोगों को दिया जाता था, तो वो पुराने वक्त के अंदर वो ड्रम्स को वो बीटिंग उसकी करते थे और लोगों को उसके ज़रिए इकट्ठा किया जाता, और जो समन है यानी सरकारी हुक्मनामा उससे जारी किया जाता था। कबीलों के अंदर भी बाहर इसी को रखा जाता था, नकारे वगैरह। अगर कबीले के अंदर कोई अटैक हुआ या कोई मेहमान आया, किसी तरह के ऐलान है, ड्रम यानी ओवरऑल कहूँ तो ड्रम का मकसद एक ऐलान होना होता था, एक वार्निंग जारी की जाती थी। और कभी इसे भी लगता है कि ये समंदर इस तरह से है। द सी साउंड्स surrounds the island on which the whole action takes place. It suggests both the human race in general and the individual personality। तो कि इस समंदर, मैंने अभी बताया कि इस आइलैंड के हर तरफ समंदर है, वो घिरा हुआ है। तो समंदर जनरल लाइफ और इंडिविजुअल लाइफ को एक्सप्लेन भी करता है। जिस तरह मिसिस रामसे's लाइफ इट्स एन इंडिविजुअल लाइफ, and we have studied the individual character of Mrs. Ramsay. She is sometimes very soothing. She have ability to encourage the different characters around him. She provides love and brings harmony among the people, and as she is also a part of general life of those characters। मुख्तलिफ़ ज़िंदगी, मुख्तलिफ़ लोगों को जनरली भी हमने उस तरह से पढ़ा है। द वेव्स ऑफ द सिंबल ऑफ द मूवमेंट ऑफ लाइफ। देखें ज़िंदगी, वेव्स, लहरें जो हैं वो कहता है ज़िंदगी की मूवमेंट की तरफ है। ज़िंदगी भी हमारी बिल्कुल स्मूथ नहीं चलती। लाइफ इज़ द नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो ज़िंदगी के अंदर कई दफ़ा नशेब आते हैं, कभी फराज आते हैं, कभी ज़िंदगी बेहतरीन बुलंदी की तरफ जाती है और कभी ज़िंदगी पस्ती की तरफ जाती है। यानी कभी आसानियाँ होती हैं और कभी मुश्किलें होती हैं। अगर आपने वेव्स को देखा तो बिल्कुल एक कर्व, हम जब वेव्स को डिफ़ाइन करते हैं तो कर्व्स हैं, यानी कभी वेव्स बहुत ज़्यादा बुलंद हैं और फिर वो नीचे की तरफ गिरकर पानी के साथ, उसकी सतह के साथ मिलती हैं। तो इट कॉल्ड द ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ वेव्स। इट्स अ ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ वेव्स। दे हैव अल्टरनेटिंगली शो बोथ सेरेनिटी एंड एंग्विश। सेरेनिटी मीन्स सुकून भी है और एंग्विश मीन अजियत भी। तो ज़िंदगी के अंदर कभी सुकून है, कभी अजियत है। तो ये वेव्स का जो ड्यूअल एस्पेक्ट है, यही ज़िंदगी को डिफ़ाइन करती है। सो ये फर्स्ट सिंबल सी को हमने डिफ़ाइन किया। सेकंड सिंबल जो हमारा सबसे लेंथी डिस्कशन है, दैट इज़ द लाइट हाउस।
और ये डिस्कशन अगर मैं ना भी पढ़ाऊँ ना, तो पिछले क्वेश्चंस के अंदर मैं इसे इतना कुछ डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि आप इसे आसानी से समझ सकें। मैं रीड करता हूँ और जहाँ पे समझाने की ज़रूरत हुई समझाऊँगा, बाकी उसे छोड़ूँगा। टू द लाइट हाउस इज़ अ मिस्ट्री क्लोज एट हैंड, बहुत करीब है। वो आइलैंड के बड़ा ही करीब थे। देखें जेम्स उसके कितना करीब बैठा हुआ था, लेकिन उस तक पहुंच नहीं सका। एक राज है, लाइट हाउस खुद अपने अंदर एक राज है। इट इज़ अ मैन मेड या समथिंग परमानेंट, बड़ी अहम बात है। तो इसे इंसान ने बनाया। मैं इसे समझने के लिए बात को फिर उस तरफ जाऊंगा, जॉन कीट्स की द ग्रेशियन अर्न की तरफ जाऊंगा। अगर आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं ना, तो बाद इसको भी समझ जाएंगे। इसे इंसान ने बनाया, फिर भी परमानेंट है। इंसान खुद बनाने वाला इससे परमानेंट नहीं है। We are mortal, the man is mortal, but the lighthouse which is also built by the man, but it is immortal. क्योंकि it has become the part of art. Lighthouse is an art. It shows that it is the art of a certain man. सो इंसान परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट है। मैन हैज़ बिल्ट इन द फ्लक्स ऑफ द टाइम, वक्त के साथ है, यानी जब शुरू हुआ था वहाँ से लेकर ख़त्म होने तक वक्त लगा था। लाइट हाउस को तमीर होने के अंदर कुछ वक्त लगा था। टू गाइड एंड कंट्रोल दोज एट मर्सी ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ वक्त। क्यों बनाया था इसे? वक्त के अंदर इसे बनाया गया था, और वो लोग जो तबाह होने वाले हैं उनको गाइडलाइन देने, यानी समंदर के अंदर वो लोग जिन्हें रास्ता नहीं मिलता, और वो उनकी वो आखिरकार वो भूख की शिद्दत के साथ, खुले आसमान की अजियत के साथ, मौसमी हालात की वजह से तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और वह वक्त के साथ साथ तबाह बर्बाद होंगे। लाइट हाउस उनको गाइड करता है कि यहाँ मंजिल है, यहाँ साहिल समंदर है। इट सीम्स रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रेडिशन एंड इट्स वैल्यूज़। ऐसे लगता है कि लाइट हाउस ये कोई नया काम नहीं है, ये इंसानी जो कदर इक़दार हैं ये उनको ज़ाहिर करता है, ये इंसानी रवायात को ज़ाहिर करता है, ये रवायत का हिस्सा है। मैन टेंड्स इट्स लाइट्स, इट सेंड्स इट्स बीम्स ओवर द डार्क वाटर्स टू दोज ऑन द आइलैंड एंड एस्टैब्लिशेस कम्युनिकेशन विद दैम। ये अपनी रोशनी फेंकता है, लोगों को अपनी तरफ माइल करता है, अट्रैक्ट करता है, और इसकी बीम्स जो हैं इनके ज़रिए ये क्या हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। इट्स अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एक तरफ वो लोग जो उस कश्ती के अंदर समंदर के अंदर, एक तरफ लाइट हाउस है। उन बंदों को कैसे पता चलता है ये लाइट हाउस है, और लाइट हाउस उनको कैसे बताता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? बीम्स के ज़रिए ये है। तो इट्स अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए कोई सोर्स चाहिए। जिस तरह आप अपनी बात यहाँ से इंग्लैंड तक पहुँचाते हैं, या मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो ये एक सोर्स है मोबाइल फ़ोन जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। टू मिसिज़ रामसे एट वन मोमेंट इट सीम्स एट द लाइट ऑफ ट्रुथ। मिसिज़ रामसे को ये लगता है यह सच्चाई को ज़ाहिर करता है। यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट नाउ, एंड द आर्ट इज़ ट्रुथ। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। सो द लाइट ऑफ लाइट हाउस इज़ आल्सो ट्रुथ। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ उनको इबहाम के अंदर डाल दे वेदर द लाइट हाउस इज़ देयर आर नॉट, के इतना सफ़र करने के बाद आए और वो लगे कि ये तो सिर्फ एक मजाक था और यहाँ है ही नहीं, ये सच है। और एट अनदर इट्स अ पिटीलेस रिमोर्सलेस और अगेन रिमाइंडर ऑफ पास्ट एक्सटेसी। और कभी यही लाइट हाउस बेरहम है, यही रिमोर्सलेस है, बेहिस है, अगेन रिमाइंडर ऑफ पास्ट एक्सटेसी, और माजी की कुछ यादें हैं उनको ज़ाहिर करता है, और वो जो उस वक़्त दर्द थे, माजी के दर्द को भी ये ज़ाहिर करता है। ये किस लिहाज से बात हो रही है? ये बात हो रही है जेम्स के लिहाज से। कभी जेम्स की विश इसकी वजह से कंप्लीट जो है यहाँ जाने की कंप्लीट नहीं होती। लाइट हाउस को वो देखता ही ना, विश ही ना करता, तो कभी उसके लिए ये उसके लिए बेरहम साबित हुआ, बेहिस साबित हुआ। और इस तक जब तक वो नहीं पहुंचता, माजी की यादें हमेशा उसको तंग करती रहती हैं। बट इट ऑलवेज, तो ये दोनों अंदाज मिसेस रामसे को लगते हैं। बट इट ऑलवेज एल्यूमाइंस द एंड क्लैरिफाइज द ह्यूमन कंडीशन इन सम वे। लेकिन एट द एंड चाहे ये कुछ वक्ती तौर, ये 10 सालों तक ये पिटीलेस और रिमोर्स उसको लगा हो, या उसकी जो पास्ट जो मेमोरीज थी उनके अंदर मौजूद था, लेकिन एट द एंड उसने उसे रोशन कर दिया।
रोशन किसे कर दिया. Especially it illumines the character of Mr. Ramsay and how it establishes the relationship between James and Mr. Ramsay. So the lighthouse suggests the question for the values. The tower is frequently shadowed in mist. कई दफ़ा जो ट्रेडिशंस हैं इंसान की वो अच्छी और बुरी ट्रेडिशंस के अंदर रहता है, वैल्यूज़ के अंदर रहता है. कई दफ़ा इंसान उस जो अपनी वैल्यूज़ क्रिएट करता है, जिस तरह ईगोइज़म था मिस्टर रामसे ने अपने इर्द गिर्द उसका हसार था. इट डिस्ट्रॉयड द पर्सनैलिटी ऑफ नॉट ओनली मिस्टर रामसे but the personalities of her children, and he was unable to create a good relationship between him and his children. So कभी तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल जब धुंध छाती है तो लाइट हाउस उसके अंदर है, छुप जाता है, नज़र नहीं आता, और उसके लाइट जो है वो अगर पहुंचाना भी चाहता है तो वो बड़ी डिम सी होगी या पहुंचेगी नहीं. Its beams are intermittent in the darkness, though the movement of assurance they bring are momentary. हाँ, उस धुंध के अंदर जो लाइट बड़ी कम सी नज़र आती है और दूर से बड़ी थोड़ी देर के लिए अश्योर होता है कि वहाँ कुछ है. Yet upon these assurances reality resides. लेकिन जब ये अश्योर होता है ना, और ये भी याद रखें जो लाइट हाउस है इट्स रियलिटी. ये ऊपर बात हुई ना कि इट इज़ समथिंग परमानेंट. सो जो परमानेंट चीज़ होती है वो रियलिटी, इट्स आर्ट है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है. लाइट वहाँ से आ रही है, ये हकीकत को ज़ाहिर करता है. अकॉर्डिंग टू डेविड डेचीज द लाइट हाउस इट सेल्फ स्टैंड्स लोनली इन द मिडेस्ट ऑफ द सी, is the symbol of individual who is at once a unique being and a part of the flux of history. अब फिर वही बात आ गई ना जो जॉन कीट्स वाली, अगर आप ये याद हो कि ये यहाँ पर धुंध के अंदर भी यहाँ खड़ा है, धूप के अंदर भी यहाँ खड़ा है, सख्त मौसमों का मुकाबला भी इसने किया है, आसानियों के अंदर भी यहाँ खड़ा है. द आर्ट इज़ ऑलवेज देयर, क्योंकि इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ हिस्ट्री. इट्स अ मैन मेड, इट्स अ परमानेंट, इट्स अ रियलिटी, और इट्स अ फ्लक्स ऑफ टाइम है. इसे देखकर याद आता है, पास्ट याद आता है. जिस तरह जेम्स को भी विंडो के अंदर खड़ा, बात आगे होगी, इसे देखकर अपना पास्ट याद आता है. तो ये कब का है? इंसान आए गए, ख़त्म हो गए, लेकिन ये हमेशा से है. टू रीच द लाइट हाउस इन अ सेंस टू मेक अ कंट्रैक्ट विद अ ट्रूथ आउटसाइड वन सेल्फ. अब एक तरफ बात तो ये है, वन इज़ द सब्जेक्टिव अप्रोच है, अनदर इज़ द ऑब्जेक्टिव अप्रोच है. सब्जेक्टिव मीन्स व्हेन यू कंसिडर योर सेल्फ ट्रू, दैट you can't understand that the truth lays outside yourself. Like Mr. रामसे को लगता था कि जो उसके अंदर उसकी सोच है वही सच है, और जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है बाहर है, यानी लाइट हाउस को वो हकीकत नहीं मान रहा था. तो यहाँ जब वो इसके साथ कंट्रैक्ट करता है, यानी जब आखिर पे यहाँ पहुँचता है, इट मीन्स वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मेरी ज़ात के बाहर भी कोई सच्चाई मौजूद है, और वो लाइट हाउस है. टू सरेंडर द यूनिकनेस ऑफ वंस ईगो टू एन इम्पर्सनल रियलिटी. और फिर वही बात कि वो अपनी ईगो को सरेंडर करता है और एक इम्पर्सनल रियलिटी की तरफ, गैर जानबदार रियलिटी की तरफ जाता है, और वो लाइट हाउस है और वो हकीकत है और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और यहाँ अगर मैं बात करूँ, लाइट हाउस इज़ द सिंबल ऑफ मिसेस रामसे. सो मिस्टर रामसे जब लाइट हाउस की तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स द अप्रोच ऑफ मिसेस रामसे. Mrs. Ramsay's approach was an objective approach, and Mr. Ramsay's approach was a subjective approach. And when he was reaching near the lighthouse, it means he is going to adopt the intuitive approach of Mrs. Ramsay, and he is going very much far from his egoism. Mr. Ramsay, who is an egoist, he wins this freedom from self, and it is significant that Virginia Woolf makes Mr. Ramsay escape from his egoistic preoccupations
फ्राम द फर्स्ट टाइम जस्ट बिफोर द बोट फाइनली रीच द लाइट हाउस। ये वही सा भी बात जो अभी मैंने डिफ़ाइन की, पहले भी हो चुकी है। इंडीड द पर्सनल ग्रज नरिश्ड, पर्सनल ग्रज का मतलब हसद, जो ज़ाती हसद किसी से हैं, बुग़्ज़ हैं, ये सारे बाय ईच ऑफ द कैरेक्टर्स फॉल अवे, जो एक दूसरे के साथ किरदारों के अंदर किसी किस्म का को हसद का बुग़्ज़ पैदा होता रहा था, नरिश नशोनुमा पाता रहा, ख़त्म हुआ। जस्ट एज दे अराइव, जो ही वो वहाँ पे पहुँचे, एज दे अराइव्स, जो ही वहाँ पे पहुँचते हैं ख़त्म हो जाता है। यानी लिली ब्रिस्को का, कार्मिशेल का मिस्टर रामसे के अगेंस्ट, जेम्स का उसके अगेंस्ट ख़त्म होता है, मिस्टर रामसे का लिली के अगेंस्ट, सब के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई ग्रज था वो सब ख़त्म हो जाता है। मिस्टर रामसे सीज़ेस टू पोज विद हिज बुक, मिस्टर रामसे अपनी किताब को तर्क करता है, एंड ब्रेक्स आउट विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ एडमायरेशन फॉर जेम्स स्टीरिंग, और वो जेम्स की रहनुमाई के अंदर वहाँ लाइट हाउस तक पहुँचता है और ये बिल्कुल उसकी अब तारीफ़ करता है। जेम्स एंड हिज सिस्टर कैम लूजेस देयर रिसेंटमेंट, उनका गुस्सा ख़त्म होता है। एंड एट द मूवमेंट व्हेन दे लैंड, लिली ब्रिस्को एंड ऑल मिस्टर कार्मिचेल हु हैड नॉट जॉइंड द एक्सपीडिशन, वो इस मुहिम में तो शामिल नहीं थे, वो पहले से वहाँ मौजूद थे। सडनली डेवलप्स अ मोड ऑफ टॉलरेंस एंड कंपैशन फॉर मैनकाइंड, उनके अंदर जो मिस्टर रामसे की वजह से लोगों के लिए उनके अंदर अदम बर्दाश्त थी, वो टॉलरेंस पैदा होती है। लिली हैज़ द विजन विच एनेबल्स हर टू कंप्लीट हर पिक्चर, और लिली अपनी तस्वीर मुकम्मल करने में कामयाब होती है। और ये अभी तक ये जो पैराग्राफ जिसे मैंने पढ़ा, इसे हम इस नावल के अंदर अगेन एंड अगेन पढ़ते रहे हैं और आगे भी इसको पढ़ेंगे, इसी मोड को जो अभी हमने पढ़ा। कहता है डिफरेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ है, डिफरेंट क्रिटिक्स हैव एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट वे। अब यहाँ सर पढ़ने की ज़रूरत है कि कौन कौन से क्रिटिक्स ने लाइट हाउस को कैसे एक्सप्लेन किया, ये सिर्फ रेफरेंस दिया गया उसे बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल H.K. रसल डिक्लेयर्स दैट द लाइट हाउस इज़ द फेमिनाइन क्रिएटिव प्रिंसिपल, इसका कहना ये सिर्फ जो है औरतों के एक असूल पे बनाया गया, यानी ये लाइट हाउस लिली ब्रिस्को को की पेंटिंग को कंप्लीट करने में मदद दे रहा है, दूसरी तरफ मिसेस रामसे को डिफ़ाइन कर रहा है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक फेमिनाइन क्रिएटिव प्रिंसिपल है। जॉन बेनेट कॉल्स द अल्टरनेट लाइट एंड शेडो ऑफ द लाइट हाउस द रिदम ऑफ जॉय एंड सॉरो, वो कहता है कि जिस तरह वो लाइट है, उसकी बीम है लाइट हाउस की, ये ज़ाहिर करती है खुशी को और गम को ज़ाहिर करती है, जैसे ऊपर बयान किया कि अप्स एंड डाउन्स को ज़ाहिर करती है लाइफ को, ये कहता है खुशी और गम को। अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को ज़ाहिर करती है। F.L. ओवरकाश finds the novel as a whole an allegory of the Old and New Testament, ये इसको ख्याल है कि ये लाइट हाउस जो है पुराने और नए अहदनामा जो टेस्टामेंट है, जो क्रिश्चियंस बिलीव्स हैं, ये उनके बारे में है। मिसिस राम से एज ईव, जैसे उसे लगता है कि मिसिस राम से यहाँ ईव है, जैसे पैराडाइज लास्ट में आपने पढ़ा। द ब्लेस्ड वर्जिन है, एंड द क्रिस्ट है, कौन है? मिस्टर राम से। इज़ अमंग अदर थिंग्स गॉड द फादर, उनके नज़दीक या गॉड फादर है जिस तरह। द लाइट हाउस इज़ एडन एंड हेवन, लाइट हाउस जो है वो बाग है पैराडाइज लास्ट का। अकॉर्डिंग टू जॉन ग्रैहम द लाइट हाउस इज़ अ वाइटल सिंथेसिस ऑफ टाइम एंड एटर्निटी, दूसरी तरफ ये कहता है कि लाइट हाउस जो है वक़्त और यानी टाइम जो है वो एटर्निटी, जो मॉर्टैलिटी, मॉर्टल को और इमॉर्टल सेंस को ज़ाहिर करता है। द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव फॉर मिसिस रामसेस वियन, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज़ जस्ट अ फार्मूला गिव बाय T.S. Eliot which is the fusion of thoughts and feelings. So Mrs. Ramsay is not only a character with external events and performing action only, but she also includes the feelings and emotions to build the communication, to help the people, to consult the people. The frequent next जो इसका symbol है, the frequent use of the window in the novel shows that it has a symbolic value. पूरे नावल में सबसे पहला हिस्सा इसका विंडो का था। In all her novels we see a character standing at a window. अच्छा, ये टेक्निक है इसकी राइटर की कि मोस्टली नावल्स के अंदर का कोई करैक्टर उस विंडो के पास है। गेजिंग एट द स्ट्रीट, एट द स्काई, एट द लैंडस्केप एंड एक्सपीरियंसेस, कोई कभी वो घूर रहा है, देख रहा है समंदर के आसमान की तरफ, कभी गली के अंदर, और कभी कोई मंज़र देख रहा है, उससे तजर्बा हासिल कर रहा है।
as by some catalytic phenomenon, the mingling of his own being with the outer reality which he beholds, और जो बाहर वो जिस चीज़ को देख रहा है which is the reality, वो अपने आप को उसके शामिल करता है, यानी उसे अपनी कॉन्शियस और सब कॉन्शियसनेस का हिस्सा बना लेता है, उसे अपनी ज़ात के अंदर डाल लेता है, इस तरह डाल लेता है कि उस तक पहुंचना अपनी ख्वाहिश बना लेता है। तो वो उस आउटर रियलिटी को अपनी इनर रियलिटी के अंदर शामिल कर लेता है। द विंडो इज़ अ स्क्रीन बिटवीन रियलिटी एंड कॉन्शियसनेस। एक तरफ तो वो रियलिटी है, कॉन्शियस, इसके दरमियान एक पर्दा हाइल है, एक पर्दा हाइल है। ये पर्दा जो है उसके माइंड के अंदर हमेशा रहता है। इस तरह सब कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस के अंदर है, तो सब कॉन्शियसनेस के अंदर पास्ट एग्जिस्ट करता है और कॉन्शियसनेस के अंदर प्रेजेंट है। ये हमेशा वो याद इससे यहाँ रहती है, ये विंडो के ज़रिए हमेशा उसे देखता रहता है अपने कॉन्शियसनेस से। यानी यही तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है कि प्रेजेंट के अंदर हमेशा पास्ट मौजूद है और पास्ट हमेशा प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता रहता है, तो वो विश कभी भी ख़त्म नहीं होती है। एंड फाइनली दिस विंडो इज़ द वेरी सिंबल ऑफ द इम्परफेक्शन ऑफ आवर नॉलेज, और ये विंडो बताती है आवर नॉलेज इज़ इम्परफेक्ट एंड व्हाट इज़ रियलिटी, दैट इज़ आर्ट। द आर्ट इज़ परफेक्ट, आर्ट इज़ द ट्रू नॉलेज, and if we know the art of life, that is the communication level, we have to understand it। वो हमारे माइंड के अंदर हमेशा वो जो अगर ईगो रहते, कभी ये ईगो का पर्दा रहता है, कभी ये प्राइड का ग्रज का पर्दा रहता है, ये अगर ख़त्म हो जाए तब ही हम रियलिटी को पहचान सकते हैं। और हकीकत को पहचान जाए तो समझ आए लाइफ इज़ द रियलिटी एंड वी मस्ट नो द आर्ट ऑफ रियलिटी। तो ये हमेशा ये पर्दा रहता है। David Dechi says there is a color symbol, another color symbolism running right through the book। बड़ा सिंपल सा ये पैराग्राफ है। Red and brown appear to be the colors of individuality and egoism। कौन सा कलर है याद रखिएगा, रेड एंड ब्राउन। ये दोनों कलर्स जाहिर करते हैं इंडिविजुअलिटी, यानी मिस्टर रामसेस कैरेक्टर इज़ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर, मिसिस रामसेस कैरेक्टर इज़ अनदर इंडिविजुअल कैरेक्टर, और ईगोइज्म को। वाइल ब्लू एंड ग्रीन आर द कलर्स ऑफ इम्पर्सनैलिटी। अब इम्पर्सनैलिटी को आप अच्छी तरह जानते हैं, टी.एस. एलियट को याद कीजिए, उसका जो क्वेश्चन था इम्पर्सनैलिटी ऑफ अ पोइट, कि जब ये इम्पर्सनैलिटी की सेंस जो है आर्ट के साथ रिलेट की जा रही है कि इट इज़ जस्ट अ कैटलिस्टिक एजेंट, द माइंड ऑफ द आर्टिस्ट और द पोइट इज़ जस्ट अ कैटलिस्ट एजेंट। उसका काम सिर्फ आइडियाज़ को फ्यूज़ करना है आपस के अंदर, उसके अंदर हिस्सा लेना नहीं है। तो ये ब्लू एंड ग्रीन कलर जाहिर करता है। मिस्टर राम से अंटिल द वेरी एंड ऑफ द बुक इज़ रिप्रेजेंटेड एज एन ईगोइस्ट एंड हिज कलर इज़ रेड एंड ब्राउन। बात ख़त्म हुई कि उसका वो शुरू से आखिर तक ईगोइस्ट जाहिर किया गया, तो इसलिए उसका कलर रेड एंड ब्राउन है। लिली इज़ द इम्पर्सनल आर्टिस्ट एंड हर कलर इज़ ब्लू। मिसिस राम से स्टैंड समवेयर बिटवीन, वो तो कहीं दरमियान में, एंड हर कलर इज़ पर्पल, इसलिए उसका कलर डिफरेंट है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की, इस नावल की, इसे याद रखिएगा। द जर्नी टू द लाइट हाउस इज़ जर्नी फ्राम ईगोइज्म टू इम्पर्सनैलिटी, इट इज़ जस्ट द चेंज ऑफ द कलर। यानी शुरू पे उसने अडॉप्ट किया था रेड एंड ग्रीन, और इम्पर्सनैलिटी का कलर था ब्लू एंड ग्रीन। सो इट इज़ द चेंज ऑफ कलर फ्राम रेड एंड ब्लू टू रेड एंड ब्राउन टू ब्लू एंड ग्रीन। तो ये जो जर्नी है लाइट हाउस की तरफ, ये जाहिर करती है ईगोइज्म से इम्पर्सनैलिटी की तरफ है। इम्पर्सनैलिटी मीन्स ऑब्जेक्टिविज़म है, जिसमें सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होती, और ईगोइज्म इज़ टोटली सब्जेक्टिव अप्रोच, और इसमें ऑब्जेक्टिविज़म का कोई साथ नहीं है। द कैरेक्टर्स इन द नावल हैव बीन केयरफुली अरेंज्ड इन द रिलेशन टू ईच अदर टू डेवलप अ सिम्बॉलिक पैटर्न। अब पर्सनैलिटीज़ ऑफ मिस्टर और मिसिस राम से है, इसे कितनी दफ़ा तो कैरेक्टर्स के अंदर बाद में पढ़ा, फिर पढ़ते हैं। मिसिस राम से प्रिवेट्स द होल बुक। बात ज़ाहिरा कि पूरी किताब के अंदर अगर कोई छाया है, सरायत कर गया है, बैठ गया, इस तरह पानी के अंदर हल हो गई है चीनी, इसी तरह हर किरदार के अंदर जो शामिल है वो मिसिस राम से है। शी इज़ अबव ऑल द क्रिएटर ऑफ फर्टाइल ह्यूमन रिलेशनशिप, सिम्बलाइजेज बाय हर लव ऑफ मैच मेकिंग एंड हर नीटिंग। किस चीज़ का सिंबल है? एक तो मैच मेकिंग करती, शादियां करवाती है, निटिंग है, कुछ ना कुछ बुनती रहती है दूसरों की मदद के लिए, एंड वार्म कंफर्ट्स बाय मिसिस राम से। और ये जो उसकी गर्म जोशी है और दूसरों को तस्कीन पहुंचाती है, आराम पहुंचाती है, कंफर्टेबल बनाती है। इस सिम्बलाइज बाय हर ग्रीन शाल, उसकी शाल से ज़ाहिर। किस तरह शाल का काम है जिस्म को गर्म रखना
ठंड के अंदर जिस्म को गर्म रखने का मतलब है आसानी पैदा करना, राहत देना। At first it is dropped over the frame of the picture of Madonna and child। पहले तो वो दिखाया गया शाल को मैडोना और उसके बच्चे की शाल के ऊपर ये दी गई थी, बच्चे की तस्वीर पे दी गई थी। Then it is put over the shoulders when she strolls with her husband। और जब अपने हस्बैंड के साथ चहलकदमी, स्ट्रोल्स का मतलब चहलकदमी कर रही है, तो उसके कंधों पर है। एंड लेटर यूज टू कवर अप द स्कल्स इन द चिल्ड्रंस बेडरूम। और वहाँ को सूर के जो थी वो खोपड़ियाँ थी और बच्चे उनसे खौफज़दा थे तो उनके ऊपर डाल देती है ताकि बच्चे उनसे खौफज़दा ना हो, बच्चों को राहत तस्कीन ये देती है। सो मिस्टर रामसे स्टैंड्स एज द सिंबल ऑफ स्टीराइल डिस्ट्रक्टिव बैरियर्स टू रिलेशनशिप। ये बात आप जानते हैं कि मिस्टर रामसे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बंजर ज़मीन हो और रिश्तों के दरमियान ऐसा बैरियर है जो तबाह करके रख देता है रिश्तों को। जिस तरह के बंजर ज़मीन के ऊपर कुछ नहीं ना उगता, इस तरह मिस्टर रामसे का करैक्टर ऐसा था जिसके ऊपर अपनी ज़ात के लिए कॉन्फिडेंस भी नहीं उगता था। जस्ट एज मिसिज़ रामसे इज़ अवोक्ड इन इमेजेस ऑफ फर्टैलिटी। जिस तरह मिसिज़ रामसे फर्टाइल है, फर्टाइल मीन्स उसके ऊपर को काश्तकारी होती है और वो काश्तकारी लोगों के खाने के लिए, लोगों को तस्कीन के लिए, लोगों को आराम के लिए, राहत के लिए, ताकत के लिए इस्तेमाल होती है। तो मिसिज़ रामसे का करैक्टर भी ऐसा ही है, फर्टाइल करैक्टर है। एंड द वार्मथ एंड कंफर्ट ऑफ लव एंड हार्मनी विद धर्म। वो दूसरों को तस्कीन देती है, वार्मथ देती है, मोहब्बत की गरमाइश देती है और उनके दरमियान हार्मनी पैदा करती है। मिस्टर रामसे इज़ डिस्क्राइब्ड इन द इमेजेस ऑफ स्टीरियलिटी। और मिस्टर रामसे को डिफ़ाइन किया गया बंजर, हार्डनेस, सख्त ज़मीन से, एंड क्रूएलिटी और ज़ालम है, एंड ऑफ डेलिब्रेट आइसोलेशन, जानबूझकर अलग किया गया। वो अपने आप को बिल्कुल उस रिश्तों का हिस्सा भी बना सकता है, लोगों के अंदर वो आ भी सकता है और कॉन्फिडेंस गेन कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता। हिज फिजिकल अपीयरेंस इज़ आल्सो सिम्बॉलिक एज ही स्टैंड्स एट द विंडो, लीन एज ए नाइफ, नैरो एज द ब्लेड। तो वह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लीन एज द लाइफ, जिस तरह एक नाइफ है वो बिल्कुल लागर होता है, नैरो एज द ब्लेड, इसलिए ब्लेड बिल्कुल नैरो, बारीक, पतला होता है, काट के रख देता है। ये भी एक ऐसा ही है कि जो रिश्तों की डोर को बिल्कुल कभी काट के रख देता है और वो अपनी ज़ात के अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, चुस्त नहीं है, बिल्कुल लागर सा है। नेक्स्ट इज़ द लिलीज पेंटिंग, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रगल अगेंस्ट जेंडर कन्वेंशन। ये तो बिल्कुल एक रस्म व रिवाज के खिलाफ एक बगावत से ज़ाहिर करता है, जिस तरह के कोशिश को ज़ाहिर करता है। क्योंकि आमतौर पर जिस तरह ये समझा जाता है कि द फीमेल्स आर अनएबल टू पेंट, दे कांट हैव दैट इमेजिनेशन विच इज़ पॉसिबल फॉर मैन। और ये कहा भी था, जैसे चार्ल्स कार्मिचल ही स्टेट्स दैट वुमेन कांट पेंट और राइट। ये उसको ज़ाहिर करता है, यानी ये जेंडर कन्फ्लिक्शन है कि ट्रांसले जो है वो मेल और लिली ब्रिस्को जो है वो फीमेल, तो इनके दरमियान वो जो कन्फ्लिक्ट ऑलवेज प्रिवेल इन द सोसाइटीज़, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लिली ब्रिस्कोज पेंटिंग। लिलीज कंपोजिशन अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर एंड कंप्रीहेंड मिसिज रामसेस ब्यूटी। मिसिज लिली किस चीज़ को पेंट कर रही है और किसकी खूबसूरती को वो पेंट कर रही है, वो है मिसिज रामसे। और ये लाइन अंडरलाइन कीजिए, बड़ी अहम है। एज वुल्फ्स कंस्ट्रक्शन ऑफ मिसिज रामसे करैक्टर रिफ्लेक्ट्स हर अटेम्प्ट टू एक्सेस एंड पोर्ट्रे हर ओन मदर। जिस तरह मिसिस रामसे का करैक्टर को वुल्फ ने पोर्ट्रेट करके अपनी माँ के किरदार को पोर्ट्रेट किया है, इसी तरह नावल के अंदर लिली ब्रिस्को ने मिसिस रामसे की उस खूबसूरती को अपनी पेंटिंग के अंदर पेंट किया है और इस चीज़ को जाहिर किया है कि दैट अ फीमेल इज़ कैन राइट और पेंट समथिंग, ही हैज़ दैट इमेजिनेशन which is somehow possible for a male, but it is possible for a female, and if she is not able to paint, that is just because of a male character which is Mr. Ramsay. In the end she describes that her vision depends on balance and synthesis, और विजन का ताल्लुक उस बैलेंस के साथ, अगर एक अप्रोच और दूसरी अप्रोच के अंदर बैलेंस नहीं है तो वो पेंट नहीं कर पाती। जिस तरह ईगोइज़म थी और इंट्यूशन ख़त्म हुई तो ये पेंट नहीं कर पाई, और जब ईगोइज़म ख़त्म हुई और कम हुई तो ये पेंट कर पाई। हाउ टू ब्रिंग टुगेदर डेस्पायरेट थिंग्स इन हारमनी, यही तो वह जानती है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को इकट्ठा कैसे करना है। नेक्स्ट सिंबल, द रामसेस हाउस इज़ अ स्टेज वेयर वुल्फ एंड हर कैरेक्टर एक्सप्लेन देयर बिलीव्स एंड ऑब्जर्वेशन।
स्टेज से मुराद ये है कि तमाम किरदारों के दरमियान ये जो पूरा नावल जो है वो एक के अंदर एक ड्रामा पोर्ट्रेट किया गया, ये सारा एक घर के अंदर हुआ है। ड्यूरिंग हर डिनर पार्टी, सबसे अहम वो डिनर पार्टी थी, मिसिज रामसे सीज हर करेक्टर डिस्प्ले हर ओन इनर नोशंस ऑफ शैबीनेस। मिसिज रामसे दिखाती है किसका कि उसके अंदर की जिस तरह उसका घर खस्ता हाल है, शैबीनेस एंड हर इनएबिलिटी टू प्रिजर्व ब्यूटी, बड़ी अहम है। जिस तरह घर हम बनाते हैं तो वक़्त के साथ साथ वो खस्ता हाल होता जाता है। ऐसा नहीं है कि दरो दीवार वो चार्मफुल वक़्त के साथ होते जाते हैं, बल्कि वो वक़्त के साथ साथ उनके अंदर शैबीनेस यानी खस्ता हाली आना शुरू हो जाती है। तो यही वजह है कि जिस तरह एक औरत वक़्त के साथ साथ बूढ़ी होती जाती है तो उसकी जो खूबसूरती है वो खूबसूरती भी खस्ता हाल होना शुरू हो जाती है। तो मिसिज़ राम से ये कहती है इस तरह ये घर और कि ये एक खस्ता हाल हो रहा है, इसी वजह से वो कभी भी अपनी खूबसूरती की प्रिजर्व हिफाजत नहीं कर पाएगी, वक़्त के साथ साथ ये भी हंसता हाल होगा। तो यहाँ भी टाइम फैक्टर है। इन द टाइम पासिस सेक्शन, सॉरी ये वो लाइन्स थी। इन द टाइम पासिस सेक्शन द रेवेज ऑफ वार एंड डिस्ट्रक्शन आर द पैसेज ऑफ टाइम। दूसरे सेक्शन में आप जानते हैं रेवेज का मतलब है वीरान कर देना, जंग ने वीरान कर दिया, तबाही और बर्बादी आई। एंड दे आर डिफाइंड इन द कंडीशन ऑफ द हाउस rather than the emotional development or ऑब्जर्वेबल एजिंग ऑफ द करेक्टर। इससे ये किरदारों की इमोशनल डेवलपमेंट के साथ नहीं डिफ़ाइन किया गया। जिस तरह उनका घर जो है वो भी वक़्त के साथ 10 सालों के अंदर मज़ीद हस्ता हाल और तबाह बर्बाद हो चुका, और इसी वजह से उनके किरदारों के अंदर भी तबाही बर्बादी हुई। कहीं मिसिज़ राम से मर गई, बेटी जो है वो डिलीवरी के अंदर मर चुकी थी, बेटा जो था वह जंग के अंदर मर चुका था। द हाउस स्टैंड्स इन फॉर द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ दोज हु स्टे इन इट। घर सिर्फ उन्हीं के माइंड के अंदर मौजूद है जो वहाँ पे रुके हैं। एट टाइम्स द करेक्टर लॉन्ग टू एस्केप इट। बहुत सारे किरदार तो इससे दूर भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जुड़ी यादें। कैम्स, जेम्स और मिस्टर राम से लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, घर की तरफ नहीं जा रहे। घर से वो दूर हैं, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं? रियलिटी की तरफ। वाइल एट अदर टाइम्स इट सर्व्स एट अ रिफ्यूज फ्राम द डिनर पार्टी टू द जर्नी टू द लाइट हाउस। हाँ, दूसरी तरफ जब भी वो डिनर पार्टी से लाइट हाउस की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं और एट द एंड फिर वो वापस घर की तरफ आते हैं, तो पनाह है। घर इस चीज़ को भी ज़ाहिर करता है कि ये पनाह गाह है, इंसान जहाँ भी जाएगा एट द एंड वहाँ पे आएगा। वुल्फ शोज़ द हाउस फ्राम एवरी एंगल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स मिरर द इंटीरियर ऑफ द करेक्टर हु इनहैबिट इट। जो लोग इसके अंदर रहते हैं उनकी यादें घर के साथ जुड़ी रहती हैं, घर के साथ जुड़ी रहती हैं, घर के स्ट्रक्चर को भी ज़ाहिर करती है, उसके अंदर रहने वाले लोगों की जो इंटीरियर थाट्स थी उनको भी ज़ाहिर करती है। आफ्टर हर डिनर पार्टी मिसेज राम से रिटायर्स अपस्टेयर्स टू फाइंड द चिल्ड्रन वाइड अवेक। डिनर पार्टी ख़त्म करने के बाद ऊपर छत के ऊपर जाती है अपने बच्चों को देखने के लिए। बॉदर्ड बाय द बोर्ड स्कल, जो सूर की खोपड़ियों से डर रहे हैं। दैट द प्रेजेंस ऑफ द स्कल एक्ट्स एज द डिस्टर्बिंग रिमाइंडर दैट डेथ इज़ ऑलवेज एट हैंड। और ये जो सूर की खोपड़ियों का था, इस चीज़ की याद है उनका, उनसे बच्चे देखकर जो खौफ खा रहे हैं, इस चीज़ की याद है कि ज़िंदगी के साथ साथ मौत करीब आती जा रही है। मौत हमें हर वक्त डराती रहती है, और वो कैसी है? जो डिस्ट्रॉय करेगी, डिस्टर्ब कर देगी किरदारों को, इवन ड्यूरिंग लाइफ मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट। और यही तो सब, इसे इंसान अगर समझे कि ये उसके लिए तबाही है, यही तो सबसे फजलो करम है कि मौत इंसान को हमेशा सीधे रास्ते पर रखती है, वो हमेशा उसे डिस्टर्ब करती है ताकि वह ज़िंदगी को हमेशा स्मूथ रखे। रोज़ अरेंजेस अ फ्रूट फॉर हर मदर्स डिनर पार्टी दैट सर्व्स टू ड्रा द पार्टी गोर्स ऑफ देयर प्राइवेट सफरिंग एंड यूनाइट दैम। वो फ्रूट लेकर आती है जिसकी वजह से वह लोग अपनी माँ की डिनर पार्टी के लिए, और इससे जो उनकी ज़ाती अपनी जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होकर वो माँ, बेटी और बच्चे आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। आल दो अगस्टस कार्मिचल एंड मिसेज़ राम से अप्रिशिएट द अरेंजमेंट डिफरेंटली। और हर कोई मुख्तलिफ अंदाज से उन अरेंजमेंट की तारीफ़ करता है। येट ही हीप्स अ ब्लूम फ्राम इट। लेकिन जो भी है उससे खुशियाँ तो पैदा होती हैं। शी रिफ्यूज़ टू डिस्टर्ब इट, द पेयर इज़ ब्रॉड हारमोनियसली। और वो तमाम आपस में किरदार एक दूसरे के करीब आते हैं। इट्स ब्रीफ टुगेदर द बास्केट
testifies both the frozen quality of beauty that Lily describes and beauty's seductive and soothing quality। और खूबसूरती के अंदर ये क्वालिटी है कि दूसरे को नज़दीक ले आए, seduce करके रख दे। See you with another question।